तो भाई अभी जो न्यूज़ आ रही है उसे तो देखकर लग रहा है कि आज की क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में WWE कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली है, जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक लीड करेगा। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल शाम को 5:30 बजे हमें स्मैकडाउन देखने को मिल गई, जो कि देखने में बड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह देखने की अब तो आदत हो चुकी है। तो WWE ने इस स्मैकडाउन में वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया, लेकिन वैसी चीज़ें नहीं हुई जैसी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। कह सकते हैं कि ये वाली स्मैकडाउन में WWE ने मिड कार्ड वाले सीन को थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो आज हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन वीडियो के एंड में मैं बहुत बड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो स्मैकडाउन की ओपनिंग करते हैं कोडी रोड्स, और क्योंकि आज स्मैकडाउन भी हमें उसी जगह से देखने को मिल रही थी जहां से WWE क्राउन ज्वेल करवाने वाली है, तो स्टेज भी हमें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल रही थी। रिंग में हमें क्राउन ज्वेल वाली चैंपियनशिप भी देखने को मिल रही थी, जो कि कोडी रोड्स डिफेंड करने वाले हैं। तो वैसे तो WWE ने कोडी रोड्स को बहुत लंबा टाइम दिया था प्रोमो कट करने के लिए, लेकिन इस प्रोमो को अगर 2 मिनट में भी खत्म कर सकते थे तो वो आराम से हो जाता, क्योंकि कोडी रोड्स ने ऐसा कुछ अलग नहीं बोला जो कि सेथ रॉलिंस के बारे में उन्हें बोलना चाहिए था। कोडी रोड्स अभी भी वही कह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस उन्हें अभी तक हरा नहीं पाए हैं और क्राउन ज्वेल में भी ऐसा ही होगा। और जैसा कि पॉल हेमन ने कहा था कि क्राउन ज्वेल सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से चली जाएंगी अगर वो हार जाएंगे तो। इसके अलावा हमें प्रोमो में कुछ भी खास देखने को मिला नहीं। बाकी एक फनी मूवमेंट ज़रूर हमें देखने को मिलता है जहां क्राउड मज़े ले रहा था सेथ रॉलिंस के। यहाँ सेथ रॉलिंस के लिए थोड़े बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलियन भाषा में बहुत ज़्यादा बुरा होता है। कोडी रोड्स यहाँ माइकल कोल से लाउडली माइक पर बुलवाते हैं कि क्राउड क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ माइकल कोल की जगह पर वेड बैरेट सबको बताते हैं कि क्राउड का क्या कहना है। वैसे क्योंकि ये लास्ट स्मैकडाउन थी क्राउन ज्वेल से पहले, तो WWE को सेथ रॉलिंस को भी यहाँ लाना चाहिए था, पर फिलहाल सेथ रॉलिंस को देखकर लग रहा है कि वो तो सदमे में चल रहे हैं। अभी जो स्मैकडाउन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस WWE ने करवाई थी, वहाँ भी सेथ रॉलिंस बिना कुछ बोले चले गए थे। तो भाई क्राउन ज्वेल में सेथ रॉलिंस के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो चुकी है। बाकी कोडी रोड्स के लिए भी WWE ने बहुत बड़े प्लान्स बना लिए हैं, जो कि हमें बाद में पता चलते हैं। नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन का US टाइटल ओपन चैलेंज देखने को मिलता है, और शॉकिंगली आज इसका आंसर करते हैं शिंसुके नाकामुरा, जिन्होंने बहुत टाइम बाद WWE में अपना रिटर्न कर लिया है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये रिटर्न ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि WWE एक लाइव इवेंट करवाने वाली है जापान से, जहां हमें नाकामुरा भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि स्पेशली WWE उसके लिए ही थोड़े टाइम पहले उन्हें लेकर आ गई, और हो सकता है कुछ टाइम बाद वो फिर से गायब हो जाएं, क्योंकि उनके लिए WWE कुछ खास करती नहीं है। लेकिन आज हमें शिंसुके नाकामुरा का वो पुराना वाला थीम सॉन्ग भी देखने को मिला था, जो कि कह सकते हैं कि उनका OG थीम सॉन्ग है। बाकी बात करें सैमी ज़ेन और शिंसुके नाकामुरा के मैच की, तो ये मैच हमें वैसे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन इस मैच के एंड में WWE ने बड़ा ही धमाका प्लान करके रखा था, क्योंकि यहाँ कोई अचानक से शिंसुके नाकामुरा के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सैमी ज़ेन को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और हमें पता चलता है कि सोलो सिकोआ और उनकी MFT की टीम अब WWE में वापस आ चुकी है। यहाँ टामा टोंगा का भी रिटर्न हो चुका है, जो कि बहुत टाइम पहले इंजर्ड हो गए थे। लेकिन आज MFT की टीम हमें बदली सी लग रही थी, क्योंकि इनके चेहरे पर फेस पेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन लीडर सोलो सिकोआ के चेहरे पर ऐसा कोई भी पेंट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि शायद उनकी फेस वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। बाकी इस मैच का तो कचरा हो जाता है, क्योंकि MFT की टीम शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन को बहुत बुरी तरह से बजाती है, और सोलो सिकोआ का टारगेट क्लियर है कि अब उन्हें US चैंपियनशिप चाहिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े धमाके ये टीम करने वाली थी। इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां कोडी रोड्स और जेकब फाटू हमें देखने को मिलते हैं, और यहां जेकब फाटू का कहना है कि भाई तू सेथ रॉलिंस से जब डन हो जाएगा तो मैं तेरे लिए आ रहा हूं, जिसके लिए कोडी रोड्स भी अग्री कर रहे थे। अब यहाँ कोडी रोड्स के जाने के बाद निक ऑल्डिस आते हैं, जो कि जेकब फाटू को उनके ऑफिस में मिलने को कहते हैं, लेकिन यहाँ जेकब फाटू के ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर करते हैं। इसके बाद लेटर ऑन स्मैकडाउन में एक और सेगमेंट हुआ था जहाँ निक ऑल्डिस और ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ निक ऑल्डिस ने ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का मैच नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर दिया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्राउड बड़े बुरी तरीके से बू कर रहा था, क्योंकि वो शायद उनके यहाँ ये मैच देखना चाहते थे। वैसे तो WWE इस मैच को क्राउन ज्वेल में भी ऐड कर सकती थी, लेकिन शायद उनके और भी ज़्यादा बड़े प्लान हैं। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करवाएगी, जो कि हमें नवंबर में देखने को मिलेगा, और ये मैच नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच को जीतने वाला कोडी रोड्स को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में फेस करेगा। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट तक तो ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की फ्यूड चलने वाली है। वैसे इसके बाद हमें टिफनी स्टैटन, स्टेफनी वकार, कियाना जेम्स और जूलिया का टैग टीम मैच देखने को मिलता है।
ये मैच ठीक ठाक सही था, जहां स्टेफनी वकार और टिफनी स्टैटन की विक्ट्री हो जाती है, जो कि बहुत ऑब्वियस विक्ट्री थी क्योंकि इनका मैच होने वाला है क्राउन जूल में, जिसमें शायद ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं। बैक स्टेज से इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, सोल रूका और जारिया देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ टाइम से WWE स्मैकडाउन में इनका इंटरेक्शन दिखा रही है और आज फाइनली इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया है, जो कि हो सकता है शायद WWE नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में करा दे। इसके बाद व्हाइट सिक्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला था, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए था। आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी हमें ओरिजिनल थीम सॉन्ग देखने को मिल रहा था। अभी वैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शिंसुके नाकामुरा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ साथ बहुत सारे दूसरे सुपरस्टार्स का भी थीम सॉन्ग चेंज हो सकता है, जिसमें शेमस और ड्रू मैकिंटायर का नाम भी आ रहा है। वैसे बात करें इस मैच की तो ये मैच भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट नहीं था क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ हार गए हैं और व्हाइट सिक्स की विक्ट्री हो गई है। लेकिन इसके बाद हमें थोड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि MFT की टीम यहाँ फिर से आती है और इस बार उनका निशाना व्हाइट सिक्स थे। अभी लग रहा था कि शायद ये दोनों टीम आपस में भिड़ने वाली हैं, लेकिन तभी निकी क्रॉस सोलो सिकोआ में जाकर भिड़ जाती हैं, जिसके बाद सोलो सिकोआ अपने टीम मेंबर्स को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे इन दोनों टीम्स के कन्फ्रंटेशन के टाइम पर जो लाइट फ्लिकर कर रही थी वो बहुत मस्त लग रहा था। क्लैश इन पेरिस के पहले रिपोर्ट्स आई थी कि WWE फैक्शन वर्सेस फैक्शन मैच प्लान कर रही है, जो कि इसी टीम के लिए था, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि अब सोलो सिकोआ जाएंगे US टाइटल के लिए। तो करेंटली शायद दोनों चीजें WWE एक साथ ही करने वाली है, जहाँ सोलो सिकोआ जाएंगे US टाइटल के लिए और हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए व्हाइट सिक्स और MFT की टीम की फ्यूड देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखने को मिलता है। अब देखो ये मैच भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे। एक मोमेंट पर तो एलिस्टर ब्लैक मीटियोरा लगाते हैं स्टील स्टेप्स पर डेमियन प्रीस्ट को, ये रिंग में लगाया जाता है, जो कि बड़ा ही तगड़ा लग रहा था। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट एलिस्टर ब्लैक को अचानक से अनाउंसिंग टेबल पर भी पटकते हैं, जो कि शायद एलिस्टर ब्लैक के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया होगा। बाकी बात करें लास्ट के कुछ मूवमेंट्स की तो लास्ट में हमें क्राउड के पास टेबल के ऊपर एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ ज़ेलिना वेगा आ जाती हैं, जो कि डेमियन प्रीस्ट को एलिस्टर ब्लैक के ऊपर अटैक करने से बचा लेती हैं, जिसका फायदा मिल जाता है एलिस्टर ब्लैक को और अचानक से वो फायरवॉल मारते हैं डेमियन प्रीस्ट के मुंह के ऊपर। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट को ब्लैक मास्क भी पड़ता है और डेमियन प्रीस्ट का काम यहाँ तमाम हो जाता है। इसी के साथ इस मैच में विक्ट्री एलिस्टर ब्लैक के हाथ में चली गई है और कह सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत हेल्प उनकी ज़ेलिना वेगा ने भी कर दी, क्योंकि शायद वो फायरवॉल ज़ेलिना वेगा ने ही एलिस्टर ब्लैक को दी होगी। अब मुझे लग रहा है कि अभी तो ये फ्यूड खत्म होगी नहीं और WWE इस फ्यूड को थोड़ा और लंबा चलाने वाली है। बाकी आज हमें बड़ी ही ठीक ठाक सी स्मैकडाउन देखने को मिली। मैंने शुरुआत में कहा था कि आज की स्मैकडाउन टॉप लेवल की नहीं थी, लेकिन मिड कार्ड के हिसाब से आज की स्मैकडाउन काफी अच्छी थी, क्योंकि आज WWE का फोकस मिड कार्ड के सुपरस्टार्स और टाइटल्स के ऊपर था। बाकी आज ही हमें क्राउन जूल भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा पेपर भी हो सकता है, क्योंकि करेंटली जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से तो देखकर यही लग रहा है। अभी रिपोर्ट्स हैं कि वॉर गेम्स के लिए एक अर्ली डिस्कशन में मैच चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। तो PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की टीम हमें वॉर गेम्स मैच में देखने को मिलेंगी, जहां रोमन रेंस की टीम में हमें CM पंक, जे ऊसो, जिमी ऊसो, LA नाइट या फिर जेकब फाटू में से कोई एक देखने को मिलेगा। तो जेकब फाटू का मैच अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स के साथ नहीं होता तो शायद वो यहाँ हो सकते हैं। बाकी PW इनसाइडर के हिसाब से तो WWE अभी कंसिडर कर रही है कि LA नाइट, जिमी ऊसो या फिर जेकब फाटू में से कोई दो सुपरस्टार्स को वॉर गेम्स में लिया जाए। लेकिन इसके अपोजिट जो सेथ रॉलिंस की टीम होगी उसमें उनके मेंबर्स तो होंगे ही, लेकिन हमें ब्रॉक लेसलर और ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिल सकते हैं। अभी ब्रॉक लेसलर के तो पूरे चांसेस हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी कहां से आ गए ये पता नहीं है। अभी PW इनसाइडर का कहना है कि ये जो प्लान्स बनाए गए हैं वो एक हफ्ते पहले बनाए गए थे, जो कि डिस्कशन में चल रहे हैं कि ये वॉर गेम्स में होने चाहिए या नहीं। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि यही मैच और यही सुपरस्टार्स हमें मैच में देखने को मिले, पर अगर WWE कंसिडर कर रही है तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस तो वॉर गेम्स में जाएंगे ही, लेकिन शायद ब्रॉक लेसलर का भी रिटर्न जल्दी होने वाला है। और जल्दी से मेरा मतलब है आज की क्राउन जूल में भी हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल थोड़ी सी तो होप है कि आज क्राउन जूल में ब्रॉक लेसलर भी हमें देखने को मिल जाएं, जो कि सेथ रॉलिंस की ही मदद करेंगे मैच को जीतने के लिए। वैसे इसी के साथ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो कि नवंबर में होने वाला है, वहां WWE CM पंक और सेथ रॉलिंस का 1-on-1 मैच कराने वाली है। मुझे लग नहीं रहा था कि WWE इतने जल्दी इनका मैच कराएगी, पर शायद ब्रॉक लेसलर की वजह से WWE ने बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। वैसे इसी के साथ सर्वाइवर सीरीज के लिए एक और बड़ा मैच डिस्कशन में चल रहा है, जो कि
कि जॉन सीना और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच है। और ये मैच नॉर्मल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऐड करी जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आ रही थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो और जॉन सीना का मैच WWE करा सकती है। तो भाई अगर ये मैच सर्वाइवर सीरीज में हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो चांसेस हैं कि शायद जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएं। वैसे जॉन सीना के लास्ट रन में बस अब एक यही चीज़ बची है जो कि फैंस बहुत बुरी तरह से चाहते हैं। तो हो सकता है इस बार फैंस की तमन्ना WWE पूरी कर दे। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि जॉन सीना अपने लास्ट रन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।